ये देखो, ये सारी गाड़ी फ्री जा रही हैं, ये सारी गाड़ी जा रही हैं। قرارداد به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار با ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 16 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर जो हमला अमेरिका करने वाला था फाइनली बैकफुट पे आ चुका है, और बैकफुट के आने के पीछे वजह क्या है इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमास के साथ सीज फायर में क्या हमास गाजा को छोड़ के जा रहा है, और इजराइल क्या गाजा से पीछे हटेगा या फिर इजराइल गाजा को कब्जा कर लेगा। सेकेंड फेज की जो डील होनी है इसमें क्या कुछ होने वाला है, इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर कैसा जंगल राज कायम है, इसको जब आप जानेंगे, इसको जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि भाई जो प्रखर राजपूत का ये बड़ा सा परिवार है, लगभग 90-92-93 हज़ार लोग इससे जुड़ चुके हैं, तो ये बड़ा सा जो आंकड़ा है इसमें कहां कहां के लोग जुड़े हैं, कौन कौन मुझे प्यार करता है, एक बार मुझे पता चले, ताकि जब भी उस इलाके में जाना हो तो उन लोगों से भी मुलाकात हो जाए। तो आप कमेंट करते रहिए। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आज सुबह बता दिया था कि ईरान इतना कमजोर नहीं है कि अमेरिका उसके ऊपर हमला करके उसको गिरा देगा। पहले अमेरिका ने खूब कोशिश की कि हम जाके मार देंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने एयरफोर्स को तैयार किया, B-2 बॉम्बर निकाला, तमाम और जो फाइटर जेट है उनको निकाला। लेकिन जब बात नहीं बनी तब इन्होंने अपने अब्राहम लिंकन वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी जो समुद्री बेड़ा है, उनको निकाला। वहां भी बात नहीं बनी। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हवा में जाके हम मिसाइल मार के चले आए, तो ईरान ने अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में इनके चमचे हैं उनसे मदद मांगी, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे कतर हो। जब सबसे मदद मांगी तो इन्हें लगा था कि कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि इन बेगैरतों के अंदर भी गैरत पता नहीं कहां से जिंदा हो गई, और सबने कहा कि भाई हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और ये बात जब सबने अमेरिका के मुंह पे बोल दी तब अमेरिका को पता था कि अब अकेले जाना पड़ेगा, और जब अकेले जाना पड़ेगा तो फिर जीतने और हारने के चांस 50-50 हैं। और इसी दौरान चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दिया। इसके बारे में मैंने आपको सुबह ही बताया था, HQ-9। और ये डिफेंस सिस्टम जब ईरान को पहुंचा, इसी दौरान रशिया से कार्गो प्लेन के शिपमेंट आने लगे। 5 के करीब कार्गो प्लेन पिछले 10-12 दिन में आए हैं, और उसमें क्या भरा गया इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये तमाम खबरें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज केवल आपको रेफरेंस देने के लिए बता रहा हूं, चूंकि अब आप अगली खबर सुनिए। मतलब चारों तरफ से जब अमेरिका कमजोर हो गया, चारों तरफ से जब अमेरिका को कहीं से मदद मिलने की उम्मीद नहीं दिखी, तब इन्होंने फाइनली ईरान से बातचीत करते हुए एक मैसेज भेजा और कहा कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे। मतलब ईरान ने यह भी नहीं पूछा कि तुम बेटा हम पे हमला करोगे या नहीं करोगे, ये पहले ही पहुंच गए बताने के लिए कि भैया आप परेशान मत हो, हम आपको नहीं मारेंगे। मतलब वही बच्चों वाला हाल कि अभी माल देंगे, अभी माल देंगे। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, अभी माल देंगे, अभी माल देंगे। और वही छोटा बच्चा 2-4 मिनट बाद बोले पापा हम नहीं मारेंगे, हम अच्छे बच्चे, हम पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये हाल इनका है। मतलब पहले इन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे, हम मारेंगे, और बाद में इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि भाई साहब हम हमला नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखा जाए तो ये खबर सुनने में बड़ी गुदगुदाने वाली है दोस्तों, लेकिन सांप पे भरोसा कीजिएगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका पे नहीं। अगर अमेरिका और इजराइल बोलते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, तो भी चांसेस और प्रोबेबिलिटी तो है कि हमला ये कर सकते हैं। और अगर आपके चारों तरफ आपके दुश्मन हो तो कायदे से आपको हमेशा भी सतर्क रहना चाहिए, और इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप कभी रिलैक्स नहीं बैठ सकते, आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। और ईरान इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, और जब तक ईरान अलर्ट मोड पे है अमेरिका हमला नहीं करेगा, इस बात को आप लिखित ले लीजिए। खैर, इधर जब ट्रंप का प्लान फेल हुआ तब रेजा पहलवी, ईरान का वो गद्दार,
जिसके बाप दादाओं ने ईरान को लूटा खसोटा अमेरिका के कदमों में ले जाके रख दिया, उसी का बेटा रेजा पहलवी आज ईरान की आवाम से कहता है और इजराइल को एक लालच देता है। चूंकि अब कहानी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। हर आदमी अपने फायदे में लगा हुआ है। अमेरिका को लगा कि हम ईरान पे हमला करेंगे और अगर सरकार पलट गई तो ईरान का जो तेल है वो तेल हमारा हो जाएगा, तो हमारा ये प्रॉफिट है। इजराइल को वहां पे लगा कि अगर अमेरिका हमला करता और उसी बीच हम भी इंटरफेयर कर देते और सत्ता परिवर्तन हो गई और खामनेई मारा गया। सीधी सी बात है, अगर खामनेई मारे गए तो फिर ना हमास का कोई सपोर्ट करेगा, ना हिजबुल्लाह का कोई करेगा, ना हूती का करेगा, तो इजराइल सेफ हो गया। उसका जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है उसको पूरा करने में फिर कोई व्यवधान नहीं है। केवल ईरान की ही प्रॉक्सीज है जो जाके इजराइल से जंग करती हैं और इस वजह से इजराइल को बैकफुट पे आना पड़ता है। तो इजराइल का यह फायदा था। रेजा पहलवी को क्या लगा कि भाई सत्ता परिवर्तन होगी तो कुर्सी पे तो मैं ही बैठूंगा, राजा तो मैं ही बनूंगा। तो ऐसे हाल में रेजा पहलवी ने इधर कहानी शुरू कर दी। अब अमेरिका पीछे हट गया। इजराइल में वो कुवत नहीं है कि वो जाके ईरान पे हमला कर दे। तो रेजा पहलवी भाई साहब क्या बोल रहे हैं वो आप सुनिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोली कि जब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तित हो जाएगी और जब हम कुर्सी पे बैठेंगे तो हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी ईरान ये मानता है कि इजराइल कोई देश नहीं है, एक अवैध कब्जा है, जो कि सही भी है। फिलिस्तीनियों की जमीन पे इजराइल आके घुसपैठ करके बैठ गया और ईरान इस चीज को नहीं मानता। और इसी को लेकर रेजा पहलवी का कहना है कि जब हम कुर्सी पे बैठेंगे तो हम मान जाएंगे। मतलब ये उकसा रहे हैं इजराइल को कि भैया तुम हमला कर दो और जैसे हम कुर्सी पे बैठे तेल ले जाके अमेरिका को दे देंगे और तुमको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, हमास हिजबुल्लाह से अपने कॉन्टेक्ट खत्म कर देंगे, तुम राजा की तरह रहना, हमको भी राजा बना दो। ये चल रहा है इनका। लेकिन इस समय कहानी ये है दोस्तों कि सारे लोगों के दांव उल्टे पड़ गए। रेजा पहलवी का दांव उल्टा पड़ गया, अमेरिका पीछे हट गया। इजराइल की कहानी अब आप सुनिए। इजराइल में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं 7 अक्टूबर वाले मामले पे। 7 अक्टूबर वाले मामले पे इजराइल के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट में 50% से ज़्यादा जो इजरायली आवाम है, रिपोर्ट आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जो इजरायली आवाम है वो मान रही है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उस हमले में इजराइल की सरकार यानी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पूरी तरीके से शामिल थी। अपने फायदे के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के ऊपर हमला करवाया। ये बात 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा आवाम मान रही है और इसी को लेकर अब इजराइल के अंदर गजब का प्रोटेस्ट हो रहा। गोदी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगे, लेकिन सरकार गिरने की कगार पे है। और इधर ट्रंप जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं, आज उन्हीं के लोग उनके खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। इस समय न्यूयॉर्क में ICE, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक खास विभाग लॉन्च कर दिया है कि वो किसी को भी पकड़ के मार रहा है, पीट रहा, तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा। यानी ये चले थे दूसरे देश में सत्ता परिवर्तन करने और ये दोनों ही देश अपने आप सत्ता परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में वोट पड़ा था कि ट्रंप जिस पे चाहे उस पर हमला कर दे, तो ट्रंप के पक्ष में केवल 47 वोट पड़े और ट्रंप के विपक्ष में 52 वोट पड़ गए। तो अब ट्रंप को किसी देश पे हमला करना होगा तो अपने तमाम पार्लियामेंट के मेंबरों से परमिशन लेनी होगी। यानी जो गुंडा राज ट्रंप कायम करना चाहता था, उस गुंडा राज का सपना ट्रंप का चूर चूर हो गया। और ईरान पे हमला अब इनके लिए नाको चने चबाने जैसा है, क्योंकि रशिया भी खुल के आ गया, ईरान के साथ चाइना भी आ गया और अमेरिका के साथ कोई नहीं है। चूंकि नाटो इनका एक अच्छा संगठन था, उसमें भी अपने घमंड और अपने बड़बोलेपन के चक्कर में ट्रंप ने फूट डाल ली। तो आज इजराइल अलहदा है, साथ ही जो सऊदी के गद्दार थे, जो कतर के गद्दार थे, वो भी भाई साहब आज अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। तो इनके कर्मों का फल इनको मिल रहा है। खैर, गाजा की एक बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में आपको बताता हूं, फिर आपको 3-4 बहुत अहम खबरें बताऊंगा। तो ध्यान से आप सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा कि गाजा के अंदर सेकंड फेज की जो डील है वो होने वाली है। पहले फेज में बॉडियों का एक्सचेंज होना था और सेकंड फेज में हमास को हथियार छोड़ना था और खबर निकल के सामने आ रही है कि हमास इस चीज को लेके एग्री हो गया है। अब एग्री क्यों हुआ है, क्या वजह है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि दुबई जैसे देश इजराइल के साथ मिलकर डील करते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान न रहो, हम इस्लामिक वर्ल्ड से हमास को बाइकआउट करवा देंगे। तो जब अंदर के गद्दार हों तो फिर हमास अगर हथियार छोड़ रहा है तो आपको मलाल नहीं होना चाहिए।
खैर, सेकेंड फेज का एक खास फायदा ये होगा कि इजराइल की आर्मी भी पीछे हटेगी। तो हमास हथियार छोड़ रहा है, ठीक है, जंग रुक जाए यार, कोई किसी को ना मारे, हम आप यही चाहते हैं, अमन चैन रहे। फायदा मेन ये है कि इजराइल भी पीछे हटेगा तो गाजा पे हमला रुकने के चांसेस बनते हैं। बहरहाल इजराइल पे और गिरगिट पे भरोसा तो किया नहीं जा सकता, ये क्या करेंगे, लेकिन अभी सर्कमटेंशियल चीजें जो हैं यही चल रही हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं, इधर ईरान के चाहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ईरान के ऊपर न जाने कितने सेंक्शंस लगे, ईरान की करेंसी को न जाने कितनी बार गिराने की कोशिश की गई। 27 के करीब देश ऐसे हैं जहां पे ईरान की करेंसी को गिरा के जीरो किया गया। उसके बाद भी खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं कि $2 बिलियन के गैस और तेल की दाम की डील 20 प्राइवेट कंपनियों ने ईरान के साथ कर ली। अब ये कंपनीज अलग अलग देश की हैं, अलग अलग जगहों की हैं, अलग अलग ठिकानों की हैं, और इन 20 कंपनियों ने ईरान के साथ तेल खरीदने की डील की है और ये $2 अरब का है। मतलब ट्रम्प जिस हिसाब से सेंक्शंस लगा रहा था, उसे लगा था कि ईरान के पास कोई कुत्ता भी मुंह मारने नहीं आएगा, लेकिन 20 बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और $2 अरब अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। इधर जब अमेरिका को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, ईरान के साथ तो यार लोग डील कर रहे हैं, तब अमेरिका ने खिसिया के वेनेजुएला के एक और जहाज सीज कर दिया। उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से टैंकर के पास जाके अमेरिका की नेवी के जो लोग हैं जहाज़ों को सीज कर रहे हैं, किस हिसाब से उसको पकड़ रहे हैं। हालांकि उड़ती उड़ती खबर यह है कि ये जहाज़ जो हैं वो ईरान से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, लेकिन ईरान ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है। इधर इजराइल की आर्मी की एक कहानी आपको बताता हूँ, सुनने के बाद आप फंसेंगे। इजराइल की आर्मी में गद्दार मिला है। दरअसल जिस मोसाद को, जिस CIA को एक्टिव करके ये ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी ईरान के जासूस बाकायदा इजराइल की आर्मी में ब्रिगेडियर के पोस्ट पे था। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि 12 दिन की जो जंग हुई थी, इस जंग में काफी सेंसिटिव, काफी प्रीसियस लोकेशन के बारे में जानकारी देने का काम इस शख्स ने किया था, और इस वजह से ईरान ने जो हमला किया था, ईरान ने जो मिसाइलें मारी थी, वो बड़ी प्रीसियस थी। मतलब इतना सटीक नुकसान अगर हुआ था तो उसके पीछे यही गद्दार था। फाइनली इसके बारे में इजराइल को भनक लगी, लेकिन भनक भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल का ही आदमी है, इसके साथ क्या होगा इजराइल जाने। ईरान का जितना मतलब था वो मतलब कामयाब हो गया, इजराइल के खिलाफ ईरान का जो एम था वो एम क्लियर हो गया। तो ऐसे हाल में कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं। इधर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है लश्कर तैयबा के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन है, और इस संगठन के जो हेड हैं उन्होंने ऐलान किया है कि पिछली बार जो झड़प हुई थी वो तो गलती से हुई थी, उसमें तो अल्लाह ताला ने हमारी जान बचाई, लेकिन इस बार अगर भारत हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हम भारत को ऐसा जवाब देंगे कि 50 सालों तक भारत पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा। साथ ही इस आदमी ने एक क्लेम किया, इस आदमी ने कहा कि जिस हिसाब से हमें चाइना और तुर्की का सपोर्ट मिल रहा है, आने वाले टाइम में हम भारत से बहुत ऊपर हो जाएंगे। और अभी सुबह ही मैंने आपको बताया था कि चाइना ने 5th जनरेशन के, आप सोचिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देने का ऐलान पाकिस्तान को किया है। हमारे पास 5वीं पीढ़ी का नहीं है, चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। तो एयरफोर्स में पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे ऊपर हो जाएगी, काबिलियत हमसे ऊपर हो जाएगी, और आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और कायदे से ये खबर हमारे देश की मीडिया को आपके सामने रखना था, लेकिन मीडिया इन चीज़ों को नहीं बताएगी, सरकार की कमियों को आपके सामने नहीं लाएगी। सरकार किस हिसाब से जंगल राज कायम कर रही है उसका अब एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, तब आपको गोदी मीडिया की ड्यूटी समझा दूंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजे से एक वकील साहब जा रहे थे, टोल प्लाजा कर्मी से कुछ बदतमीजी हुई, उसके बाद उन तमाम लोगों ने वकील साहब की पिटाई की
और कहा कि कल आके सॉरी बोलना, तब तुमको जिंदा छोड़ा जाएगा, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। चुप रहो, हमारी बुद्धि करी होती। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बदतमीजी कर अब चूंकि ये वकील थे तो इनका अपना एक संगठन होता है वकीलों का। सारे वकील पहुंच गए और पहुंचने के बाद वहां पे तोड़फोड़ की। वकील जो थे वहां पे पहुंचने के बाद टोल कर्मियों को मारते पीटते हैं। उसके बाद जो टोल था बंद हो जाता है। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा वीडियो आप देखें पहले। आज 12 टोल प्लाजा पर जो कल अधिवक्ताओं के साथ हुआ, उसको लेकर आज अधिवक्ता के साथी कुछ आए हुए हैं यहाँ पे, जो 12 टोल पे खड़े हुए हैं और सारे टोल हटा दिए गए हैं। यहाँ का टोल फ्री हो चुका है। ये देखो, ये सारी गाड़ी फ्री जा रही हैं, ये सारी गाड़ी जा रही हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वकीलों ने फिर जाके वहां पे बदला लिया। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितने टोल प्लाजा वाले हैं ये ज्यादातर बदतमीज हैं, आम पब्लिक से बदतमीजी करते हैं। यहाँ पे जो बैठे लोग हैं आम आवाम को जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करते हैं। विधायक जी की गाड़ी है तो बैरिकेटिंग उठ जाती है, आम नागरिक है तो लाइन से जाम लगा है। कानून कहता है कि 52 सेकंड से ज़्यादा अगर जाम है तो आपको टोल नहीं देना है, लेकिन 10-10 मिनट तक जाम है, उसके बाद भी आप बोलें तो टोल कर्मी मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। ये तो वकीलों का संगठन था तो इतनी चीज़ें हो गई, नहीं तो क्या कार्रवाई होती। तो ये सरकार की गलती है। लेकिन इस चीज़ को गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा कि सरकार की क्या कमी है। क्या दिखाएगी कि अब्दुल पुजारी के भेष में घूम रहा, मुसलमान हिंदू बन के टहल रहा। और ये खबरें अंधभक्तों के सर पे इस कदर हावी हैं कि आज बेचारा एक साधु जा रहा था, उसको लोगों ने मुसलमान समझ लिया। साधु बाबा नाराज हो गए। नाराज होने के बाद साधु बाबा ने अपने कपड़े उतारे, कर देख लो खतना हुआ है कि नहीं। वीडियो आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि साधु बाबा किस हिसाब से कपड़ा उतार रहे हैं। तो अंधभक्तों ने जो बोया उसको तो काटेंगे। मतलब इस्लाम के लोगों का अपमान करते करते, मौलवी मौलानाओं का अपमान करते करते अपने ही साधुओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये गोदी मीडिया द्वारा भरा गया जहर है और इस जहर के अंश को हम सब झेल रहे हैं दोस्तों। खैर, मुझे लगा कि आपको कुछ खबरें भारत की भी बताई जाए। अब एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन टाइटल आपको बता देता हूँ और 2-4 घंटे में वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगा, तो लाजमी देखिएगा। दरअसल भूकंप आया इजराइल के अंदर, भूकंप, और इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो ये नेचुरल हो सकता है, दूसरा ये न्यूक्लियर टेस्टिंग भी हो सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ अगली वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको जाके उस वीडियो को देखना है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ऑन कर लें कि ताकि जब भी वो वीडियो लगभग 6 बजे पड़ेगी तो आप जाके डिटेल में देखें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।